हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, हमने टीवाई के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, लेकिन आज एक टीवाई का एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके फर्स्ट मॉड्यूल में से ही है, क्योंकि फर्स्ट मॉड्यूल जो रहता है वो बच्चों को कंपैरेटिवली फ्रॉम अदर मॉड्यूल जो रहता है वो लिटिल बिट थोड़ा डिफरेंट लगता है। डिफरेंट यानी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा जो लेवल है वो हाई है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल थियरीज। तो आज हम इस फर्स्ट मॉड्यूल के इंटरनेशनल थियरी में हमारा जो थर्ड चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल थियरीज़ को डिस्कस कर दिया, जिसमें रिकार्डियो और हिक्सर और ऑयलन की थियरीज़ को भी बच्चों हमने डिस्कस कर दिया। आपके सेकंड चैप्टर में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड था उसको भी हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें हमने नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। ये था एक रेशो जो एक्सचेंज बिटवीन द कमोडिटीज़ के बेस पे इकोनॉमिस्ट ने बनाया था। दूसरा हमने देखा कि हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी को भी कंसिडर किया, और उसके बेसिस पे जेकब वाइनर ने दो मेथड बनाए, सिंगल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टोरल टर्म्स ऑफ ट्रेड। यानी हमने दो चैप्टर्स तो बहुत अच्छी तरह से कर लिए। तो चलो आज हम थर्ड चैप्टर के जर्नी को भी स्टार्ट कर लेते हैं, और वो थर्ड चैप्टर है गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ हैं, जब वो इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं तो दे आर एंजॉइंग लॉट्स ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत सारे फ़ायदे पड़ते हैं। जैसे हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड में देखा था कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या कहा था हमने बच्चों, ये एक रेशो है जो हमें दिखाता है एक रेट, जहाँ पे प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट जो रहता है और प्राइस ऑफ इंपोर्ट जो है उसको हम रेशो के फॉर्म में लेते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं विद 100। यानी आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड एक रेट है जिस पे हम कंसिडर करते हैं टू एक्सपोर्ट द वन कंट्रीज़ का प्रोडक्ट विद द अदर कंट्रीज़ का प्रोडक्ट। यानी एक कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के साथ प्रोडक्ट को एक्सचेंज करती है। अब जब ये टर्म्स हम देखते हैं, उस टर्म्स में इफ़ यू आर गेनिंग, आपको जब गेन मिल रहा है, तो हमने टर्म्स ऑफ ट्रेड में क्या देखा था, इफ़ द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज़ ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, हमें एक्सपोर्ट से ज़्यादा मिल रहा है लेकिन इंपोर्ट पे हम कम पे कर रहे हैं, तो इससे आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो रहे हैं बच्चों, फेवरेबल हो रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने एक मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया, लेकिन हम इस चैप्टर में कुछ और बेनिफिट्स और गेन्स को भी कंसिडर करेंगे, और इस चैप्टर को भी हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज हम देख रहे हैं कि जनरली व्हाट आर द डिफरेंट गेन्स ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम देखेंगे हमारे जेएस मिल की थियरी, और उसी को ऑफर कर्व के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे। यानी रेसिप्रोकल डिमांड और ऑफर कर्व को सेकंड पार्ट में देखेंगे, और थर्ड पार्ट में व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो आज हम देखते हैं इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर की जर्नी का पहला फर्स्ट सेशन, जो हमें सिखाएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज अवर मेन मोटो। नाउ जब हम गेन्स की बात करते हैं बच्चों, एक बेनिफिट्स की बात करते हैं, तो जब भी हमारे मेंबर कंट्रीज़ इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो सबसे पहला तो उनका बेनिफिट होता है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि दे आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स। जब वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो आपकी इकोनॉमी में हम देख रहे हैं इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ रहा है। और जब आप एक्सपोर्ट से ज़्यादा कमाते हो तो बट नेचुरल आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन भी बढ़ता है। नॉट ओनली दैट, लेकिन इकोनॉमी में हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड हर कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि उनका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और नॉट ओनली इंक्रीज योर इनकम, लेकिन आपका ओवर सोशल वेलफेयर जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इकोनॉमी का, वो बढ़ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमें दिखाई देती है बच्चों, और एक बहुत ही अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन दिखाई देते हैं, हेल्दी रिलेशन अमंग द कंट्रीज़ मेंटेन होते हैं, हमारे सोशियो पॉलिटिकल रिलेशन है वो भी स्ट्रांग होते हैं। यानी फ्रॉम द
हर एंगल से अगर हम देखें, हर एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नॉट ओनली इकोनॉमिक गेन्स होते हैं बट सो मेनी नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एंजॉयड ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। ओके बच्चों, नाउ जब ये इंटरनेशनल गेन्स को हम कंसिडर करते हैं स्पेशली एट योर टीवाई लेवल, तो हम 3 अप्रोचेस यानी 3 डिफरेंट मेथड्स को हम कंसिडर करते हैं वाइल मेजरिंग दिस गेन्स। जैसे पहला हम देखते हैं रिकार्डो का अप्रोच। रिकार्डो के अप्रोचेस में हमें 2 गेन्स दिखाई देते हैं, दैट इज गेन्स ड्यू टू कॉस्ट का डिफरेंस और इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। दूसरा है जेएस मिल का अप्रोच, जिसमें हम रेसिप्रोकल डिमांड और ऑफर कर्व सीखते हैं। थर्ड है एल्सवर्थ का अप्रोच, यानी आपके दिखते हैं डायनामिक गेन्स। तो आपके जो पोर्शन है, सिलेबस है, उसमें एक क्वेश्चन सेपरेटली दिया गया है कि एक्सप्लेन द वेरियस गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो गेन्स 3 हैं। पहले उन्होंने लिया है दैट इज गेन्स ड्यू टू कॉस्ट का डिफरेंस, दैट इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, और तीसरा जो उन्होंने दिया है वो है डायनामिक गेन्स, जो दिया है हमें एल्सवर्थ अप्रोच। ये तीसरा आपका थर्ड पॉइंट जो दिखेगा वो है डायनामिक गेन्स। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट गेन्स ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। बाकी हमारा जो जेएस मिल का अप्रोच है वो हम सेकंड पार्ट में बच्चों एक्सेप्शनली यानी हम बहुत ही अलग से उसको स्टेप बाय स्टेप करके लर्न करेंगे। ओके, समझेंगे उसको। तो आज हम पहले देखते हैं रिकार्डो का अप्रोच। अब रिकार्डो का हम जब अप्रोच बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, तो ऑलरेडी ये आपने डिस्कस किया हुआ है, हमने समझा हुआ है इन द फर्स्ट चैप्टर। तो चलो आज इस पॉइंट कंसेप्ट को और हम इस कंसेप्ट में, इस चैप्टर में और पॉलिश कर देते हैं। जब हम बात करते हैं रिकार्डो का अप्रोच, तो रिकार्डो एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट था जिसने एडम स्मिथ के थियरीज़ को काफ़ी अच्छा इम्प्रोवाइज़ किया, क्योंकि एडम स्मिथ ने कहा था कि इंटरनेशनल ट्रेड में जिस कंट्री को एब्सोल्यूट कॉस्ट का डिफरेंस होता है वही इस इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनता है। लेकिन रिकार्डो का कहना था कि अगर कंपैरेटिव कॉस्ट का डिफरेंस है तो भी कंट्रीज जो हैं दे आर बिकमिंग द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड टू एंजॉय द बेनिफिट, क्योंकि जिनमें उनका लेबर कॉस्ट कम हो रहा है उसी प्रोडक्ट में वो स्पेशलाइजेशन करेंगे, एंड ड्यू टू स्पेशलाइजेशन उनके पास इनपुट्स अच्छे हैं, उनके पास लेबर अच्छे हैं, उनके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं। अब लेबर की इफ़िशेंसी उन इनपुट्स को इतना अच्छा एफिशिएंटली यूज़ करेगी कि देयर इकोनॉमी विल गेट द स्पेशलाइजेशन ऑफ दैट प्रोडक्ट, दे विल प्रोड्यूस मोर एंड मोर गुड्स, और उसी को ही वो एक्सपोर्ट करके मैक्सिमम गेन्स को वो इंजॉय करेंगे। तो पहला है कि रिकार्डो के अप्रोच में हम 2 कंसेप्ट करेंगे, यानी 2 गेन्स आज हम पढ़ने वाले। पहला है गेन्स ड्यू टू कॉस्ट का डिफरेंस, यानी कॉस्ट का जब डिफरेंस आता है तो भी कंट्री जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड में से काफ़ी अच्छा बेनिफिट इंजॉय करती है। जब ये हम गेन देखते हैं तो वो कॉस्ट के डिफरेंस का जो गेन है, जो हम जनरली कभी कभी टर्म्स ऑफ ट्रेड में भी कंसिडर करते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो हम कर चुके हैं बच्चों। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है? प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट द प्राइस ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाय 100, ये एक रेशियो हम कर चुके हैं। ओके, और अगर आपके एक्सपोर्ट का प्राइस आपके इंपोर्ट के प्राइस से हायर है, एक्सीड है, तो कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल है, यानी उन्होंने कॉस्ट को कंसिडर किया बच्चों। यानी एक कंसेप्ट कौन सा लिया? टर्म्स ऑफ ट्रेड का, जिसमें प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट, प्राइस ऑफ इंपोर्ट, इनको कंपेयर करते हैं। और हमने एक इजी भी हमने किया था कैलकुलेशन कि सपोज़ अगर मैं कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रही हूँ, वो 95 रुपीज़ का है। से फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था कि रेडीमेड क्लॉथ है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं 95 में, लेकिन हम पेट्रोल है इंपोर्ट कर रहे हैं, हाउ मच? 100 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100, कैलकुलेशन ईजी। 100 कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आया? 95। तो यहाँ पे जब रिजल्ट आपका 100 से कम आता है, इट शोज़ कि हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। क्यों बच्चों? क्योंकि हम 95 एक्सपोर्ट में से कमाते हैं। हमने एक्सपोर्ट किया और उसमें से 95 अमाउंट जो है वो रिसीव किया। हमने इंपोर्ट किया
वी हैव टू पे 100 रुपीज़ फॉर पेट्रोल। तो 5 रुपीज़ का शॉर्टेज हुआ ना बच्चों। वो 5 रुपीज़ का शॉर्टेज आपको क्या दिखाता है? 5 रुपीज़ का अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसके लिए हमने कहा अगर रिजल्ट 100 से अबव आता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आर फेवरेबल फॉर यू, लेकिन अगर 100 से कम आता है तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल फॉर यू। तो एक जो कॉस्ट को डिफरेंस करने का मेथड रहता है, इट इज़ यूजुअली बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल तब रहता है जब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट। उसे हम पॉजिटिव टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहते हैं, सरप्लस बीओपी पोजीशन भी कहते हैं, या वाइस वर्सा बिल्कुल उल्टा भी दिखता है। अगर प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट तो वो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हो जाते हैं। नाउ अब यहाँ पे रिकार्डो की सोच है कि गेन्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन, फिर इकोनॉमी जब गेन करती है, एंड ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रादर देन द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। यानी हम कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेजेस देखते हैं जहाँ पे इकोनॉमी को कंपैरेटिवली कम कॉस्ट स्पेंड करनी पड़ती है, सेक्रीफाइस कम करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक इकोनॉमी सोचती है कि व्हेन आई एम एबल टू प्रोड्यूस सपोज बोथ द कमोडिटीज़, क्योंकि 2 कमोडिटीज़ और 2 कंट्रीज़ का मॉडल इज गोइंग ऑन, बराबर 2 कंट्री है 2 कमोडिटी हैं। अब सपोज एक इकोनॉमी दोनों जब एक कमोडिटीज़ को प्रोड्यूस करना चाहती है तो उसमें वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ज़रूर इम्पोर्टेंस देती है कि अगर ये कमोडिटी मैं प्रोड्यूस नहीं करके ये कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही हूँ तो हाउ मच कॉस्ट आई हैव टू इंकर्ड ऑन दैट। ओके, तो इसके लिए हमेशा क्या कहा उन्होंने, रिकार्डो ने, ट्रेड डिपेंड्स अपॉन द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रादर देन एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चों, एक सिंपल एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक जो स्पेशली हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। अब ये एग्जाम्पल में हम क्या ले रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसका, 2 कंट्री हैं कनाडा और केन्या। ओके, 2 कंट्री हैं और दोनों कंट्रीज़ ने 2 कमोडिटीज़ जो हैं उन्हें राइस भी जो है वो ग्रो करना है और जो क्लॉथ है वो भी मैन्युफैक्चर करना है। ओके बच्चों, अब क्या होता है जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं तो सपोज क्या एग्जांपल दिया है पहले वो समझो बच्चों। आप 2 कंट्री हैं कनाडा एंड केन्या, 2 प्रोडक्ट हैं राइस एंड क्लॉथ। ओके, नाउ अब पहले नंबर 1 जो राइस है, अगर 1 यूनिट राइस का हमें ग्रो करना है, अगर मुझे 1 यूनिट राइस का ग्रो करना है तो दूसरा जो प्रोडक्ट है क्लॉथ वो मुझे गिव अप करना पड़ेगा, राइट। अब उसके लिए मुझे कितना लगता है, 1 यूनिट ऑफ राइस में जितना पैसा लगता है, जितना अमाउंट यानी लेबर आवर सपोज जितना, क्योंकि उस समय उन्होंने थियरीज़ को लेबर आवर की कॉस्ट में ही मेजर किया था। तो जितना लेबर जो यहाँ पे हम यूटिलाइज़ करते हैं, जो लेबर चाहिए जिसमें हम 1 यूनिट ऑफ राइस को ग्रो कर सकते हैं, उसमें कनाडा जो है वो 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर सकता है, बराबर 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर सकता है। लेकिन उसी कॉस्ट में जो केन्या है वो 2 मीटर क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर सकता है। ओके बच्चों, अब देखो 1 यूनिट ऑफ राइस के कॉस्ट में कनाडा सिर्फ 0.6 मीटर क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर सकता है, लेकिन केन्या जो है वो उसी कॉस्ट में 2 मीटर क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर सकता है। अब आप बताओ कौन सुपीरियर है। आप कहोगे मैडम केन्या जो है वो बहुत सुपीरियर है। ऑफ कोर्स यू आर राइट, क्योंकि केन्या जो है 1 यूनिट ऑफ राइस के कॉस्ट में 2 मीटर क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर सकता है, यानी उसका जो सेक्रीफाइस कॉस्ट है वो लो है, सेक्रीफाइस कॉस्ट लो है, दैट इज 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ। इसके लिए देखो डिसीजन क्या लेना चाहिए कि केन्या को बोलना चाहिए भाई आप अपनी इकोनॉमी में क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाओ और उसी से ही वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करो, यानी प्रोडक्शन में जो क्लॉथ है वो अपने आप को स्पेशलाइज करे, क्योंकि उसके पास एफिशिएंसी ऑफ लेबर अच्छी है, उसके पास इनपुट अच्छा है, उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो वो क्लॉथ में कॉन्सेंट्रेट करे और उसी की प्रोडक्शन को बढ़ाए और उसी में स्पेशलाइज करे, बराबर। तो इससे वो वर्ल्ड लेवल पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों को बेनिफिट दे सकता है। अब आ जाओ दूसरे कैटेगरी में हम देखते हैं। अब 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ जब हम बनाते हैं, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ वहाँ जब बनाने में जितना आपका लेबर आवर या कॉस्ट लगता है, उसमें जो कनाडा है
वो 1.67 kg ऑफ राइस को ग्रो कर सकती है। जितना हमें कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाने में लगता है, यानी 1 मीटर ऑफ हम लोग कहें, 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ कहें, उसमें जो कनाडा है वो 1.67 kg ऑफ राइस को ग्रो कर सकता है। लेकिन जो केन्या है वो सिर्फ 0.50 kg, यानी सिर्फ हाफ kg, 0.5 kg ऑफ राइस को ग्रो कर सकता है। यानी यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कनाडा के पास जो लेबर है उसके पास ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा एफिशिएंसी किसके लिए है, फॉर राइस के लिए। वो राइस ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर वो राइस ग्रो कर रहा है तो उसका जो सेक्रीफाइस कॉस्ट है बच्चों वो लोएस्ट है, कम से कम है, दैट इज़ ओनली हाफ kg ऑफ राइस। उससे अच्छा वो क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर ले। तो ऐसे ही डिसीजन लिया जाता है। यानी दिस एग्जाम्पल में नंबर 1 हम क्या देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, इन द अबव एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि रिकार्डो जो है वो अज्यूम करता है कि देयर आर 2 कंट्रीज, कनाडा है, केन्या है, दोनों प्रोड्यूस कर सकते हैं राइस एंड क्लॉथ। बट उसने क्या किया है, दोनों कंट्रीज के लिए जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है फॉर बोथ द कमोडिटी इट इज़ डिफरेंट। रिकार्डो ने अज्यूम किया देयर आर 2 कंट्रीज और 2 कमोडिटीज हैं, दोनों कंट्रीज कनाडा और केन्या के लिए 2 कमोडिटीज है, राइस और क्लॉथ, और दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर बोथ द प्रोडक्ट इज डिफरेंट। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ राइस, कनाडा को कितना लगता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज द 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ। लेकिन केन्या कितना कर सकता है, केन्या 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। यानी यहाँ पे आपका जजमेंट क्या हो गया बच्चों, यानी फॉर प्रोड्यूसिंग द राइस, जब हम राइस को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइस ऑफ कनाडा इज लीस्ट, कम है, देन केन्या, इट इज लोअर देन केन्या। दैट इज वाई इट मीन्स वर्ल्ड का राइस का प्रोडक्शन इट कैन बी इंक्रीज, हम उसे बढ़ा सकते हैं इफ कनाडा विल ग्रो द, वो कनाडा को अगर राइस का अगर हम लोग दे रहे हैं पूरा का पूरा, यानी कनाडा को हमने क्या दे दिया, हम इसमें कंप्लीटली केन्या को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब हम राइस की बात करें, 1 यूनिट ऑफ राइस, 1 यूनिट ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने में जब हम देख रहे हैं तो उसमें कनाडा को कितना क्लॉथ का जो सेक्रीफाइस है वो देना पड़ रहा है, 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ, वो 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ है इसके। और केन्या कितना प्रोड्यूस कर सकता है, केन्या विल प्रोड्यूस 2 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। तो लोअर कॉस्ट किसका है, दैट इज कनाडा का हुआ। तो यहाँ पे केन्या को क्या डिसीजन लेना चाहिए, यानी केन्या विल प्रोड्यूस इट, जब केन्या क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लॉथ को मैन्युफैक्चर करेगा, क्योंकि यहाँ उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। अब देखते हैं क्लॉथ में, हमने क्लॉथ में देखा बच्चों, अगर 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, अगर 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ अगर दोनों कंट्रीज बना रहे हैं तो उसमें कनाडा को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 1.67 kgs ऑफ राइस, यानी काफ़ी बड़ा उसमें उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, जबकि केन्या को कम, दैट इज़ 0.5 kgs ऑफ राइस। तो इसके लिए उसका सेक्रीफाइस कम लेवल पे हो जाएगा। तो इसके लिए डिसीजन क्या लेना पड़ेगा, इसके लिए हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि फॉर प्रोड्यूसिंग राइस, जब हम राइस का प्रोडक्शन देख रहे हैं तो सेक्रीफाइस ऑफ कनाडा इज मच लेस, बहुत कम है, मच लेस लोअर देन केन्या, कम है। इट मीन्स वर्ल्ड का राइस प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है इफ़ द कनाडा विल प्रोड्यूस इट, अगर उसको कनाडा प्रोड्यूस करेगा, यानी कनाडा को वो प्रोडक्शन उसको दे दो, क्योंकि उसका सेक्रीफाइस कॉस्ट कम है। ओके बच्चों, तो हमने क्या देखा इस एग्जाम्पल में कि जो 1 यूनिट ऑफ राइस है उसको अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसमें कनाडा जो है वो 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ ही सिर्फ मैन्युफैक्चर कर सकता है, जबकि जो केन्या है वो 2 मीटर ऑफ क्लॉथ को मैन्युफैक्चर कर सकता है। यानी इसमें से हमने क्या डिसीजन लिया बच्चों कि केन्या को बेटर है वो क्लॉथ मैन्युफैक्चर करे, क्योंकि उसका जो हम लोग देख रहे हैं, अगर वो उसने दूसरा राइस अगर प्रोड्यूस करने का सोचा, यानी राइस ग्रो करने का सोचा, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी हैवी, क्योंकि वो 2 मीटर ऑफ क्लॉथ होगा।
अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, जब हम देखते हैं 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ, जब हम देखते हैं टू प्रोड्यूस द 1 यूनिट ऑफ राइस, अगर हमने 1 यूनिट ऑफ राइस देखा तो उसमें कनाडा का कितना सेक्रीफाइस हो रहा था ना, यानी उसमें वो कितना ग्रो कर सकता है, वो कनाडा जो है वो सिर्फ 0.6 मीटर ऑफ क्लॉथ बना सकता है, जबकि केन्या जो है वो 2 मीटर ऑफ क्लॉथ बना सकता है। लेकिन जब हम 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ हमें बनाना, तो उसमें कनाडा जो है वो 1.67 राइस ग्रोस कर सकता है, लेकिन जो केन्या है वो सिर्फ 0.5 केजी ऑफ राइस ग्रो कर सकता है। यानी लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें देखना है किसका सेक्रीफाइस कम है। जिसका सेक्रीफाइस कम उसे देखना है, दूसरा कमोडिटी उसे ज़्यादा गेन दे रहा है, ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, वही कमोडिटी उसे प्रोड्यूस करनी चाहिए और वर्ल्ड लेवल पे उसका बेनिफिट सबको देना चाहिए। अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर डिसीजन ले लिया कि जो केन्या है वो केन्या क्या प्रोड्यूस करेगा, वो क्लॉथ को प्रोड्यूस करेगा, यानी वो मैन्युफैक्चर करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ, क्योंकि उसका लेबर उसमें ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके पास इनपुट बहुत अच्छे हैं, इसके लिए वो उसी की ही प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। एंड ऑन द अदर साइड जब हम देखते हैं कि जो कनाडा है, कनाडा किस में क्या जो स्पेशलाइज करेगा, फॉर द ग्रोइंग द राइस, वो राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा और उसी में ही वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड की डिमांड्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से रिकार्डो का ये कहना था कि गेन्स ड्यू टू कॉस्ट का डिफरेंस, जहाँ पे कॉस्ट का डिफरेंस आ रहा है, यानी व्हाट दे कंसिडर दे कैन प्रोड्यूस बोथ द थिंग्स, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको सोचना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया कि अगर हम 1 यूनिट राइस का बनाते हैं, उसकी जगह कनाडा जो है उसी राइस के यूनिट के कॉस्ट में वो सिर्फ 0.6 मीटर कपड़ा ही बना सकता है, लेकिन केन्या जो है वो 2 मीटर कपड़ा बना सकता है। तो बेस्ट कौन हुआ? केन्या। सिंपल लॉजिक है। तो केन्या को क्या ग्रो करना चाहिए, क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए, वो उसे प्रोड्यूस करना चाहिए क्लॉथ। उसे क्लॉथ में ही स्पेशलाइजेशन जो है वो उसे मिल सकती है और उसे बेनिफिट भी मिल सकता है, और उसी स्पेशलाइजेशन की वजह से दे कैन गेन मोर, वो ज़्यादा गेन कर सकता है। और दूसरी तरफ हमने देखा, अगर 1 यूनिट ऑफ क्लॉथ अगर हमें मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करना है, तो उस कॉस्ट में कनाडा जो है वो 1.67 राइस ग्रो कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन केन्या जो है वो सिर्फ 0.5 केजी राइस जो है वो ग्रो कर सकता है। यानी कनाडा के रिसोर्सेज केन्या के रिसोर्सेज से ज़्यादा अच्छे हैं। इसके लिए उसको कहाँ अपना इनपुट जो है यूज़ करना चाहिए, जहाँ पे वो बेस्ट स्पेशलाइजेशन कर रहा हो और जिस जगह पे उसे कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम ही इज़ एंजॉइंग। सो इट इज़ क्लियर कट कि उनके लिए बेस्ट डिसीजन होगा कि कनाडा विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट व्हाट राइस, उसे राइस प्रोड्यूस करना है, और जो केन्या है ही विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट और पूरे वर्ल्ड को सेटिस्फाई करेगा बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग। तो इस तरह से पहला फर्स्ट कंसेप्ट था रिकार्डो का कि जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो मैक्सिमम गेन्स हमें बच्चों कहाँ से मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें ड्यू टू कॉस्ट डिफरेंस। तो फिर से हम देखते हैं कि गेन फ्रॉम द ट्रेड वो किससे मिलते हैं, कॉस्ट डिफरेंस। और वो कॉस्ट डिफरेंस किससे हम कैलकुलेट करते हैं, नंबर 1 बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड। जब हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, यानी यहाँ पर हमने क्या देखा था, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट विद द प्राइस ऑफ इंपोर्ट, यानी PX अपॉन PM। अगर वो आप देखते हो प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज़ हायर देन प्राइस ऑफ इंपोर्ट, तो आपके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल होते हैं। नहीं तो रिवर्स सिचुएशन, क्योंकि अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे उसकी प्राइस हायर होगी, वी हैव टू पे मोर। लेकिन उसके साथ साथ रिकार्डो का ये भी कहना था कि ट्रेड डिपेंड करता है ऑन द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज रादर देन द एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ओके बच्चों, अच्छा एक और एडवांटेजेस भी रिकार्डो ने सजेस्ट किया, और वो था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये भी इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेनिफिट होता है, क्योंकि आपने जहाँ पे लोअर कॉस्ट देखा और वहीं पे ही अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किया, यूटिलाइज किया, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो नंबर 1 आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी,
आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, लेकिन आफ्टर एक्सपोर्टिंग इट वॉट एवर गेनिंग इट, वो जो इनकम है इट विल बी अगेन यूटिलाइज्ड इन अवर ओन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में यूज़ होगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और इंटरनेशनल ट्रेड से वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में मार्केट्स में अवेलेबल रहती हैं, कंज्यूमर्स को भी मल्टीपल चॉइस रहते हैं, तो वेलफेयर एस्पेक्ट भी अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, कंजम्पशन बढ़ता है, और हम देखते हैं उसका इफ़ेक्ट भी ज़्यादा काफ़ी जो रहता है वो कंट्री के फेवर में रहता है। ऐसी कंसेप्ट को जब हम बात करते हैं कि जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं बच्चों, तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमेशा एक कंट्री को बेटर ऑफ पोजीशन पे लेके जाता है विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जब ट्रेड इंक्रीज होता है तो हर इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, हर प्रोड्यूसर जो है वो इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल जो है वो एंजॉय करता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, इसके लिए इन्वेस्टर्स की इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी आपकी इकनॉमी में बढ़ती है। और उसके साथ साथ जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो मैनी टाइम्स हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी इकनॉमी में कुछ रिसोर्सेज जो स्केर्स हैं वो भी इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल हो जाते हैं। इससे मार्केट क्या हो जाता है, वाइडर मार्केट हो जाता है। तो इसके लिए खास करके हम देखते हैं ये हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ को बढ़ाता है। तो ट्रेड इंक्रीज करता है कंजम्पशन और प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रोवाइड करता है द वेरियस स्केर्स रिसोर्सेज इन द मार्केट। आल्सो इससे वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है उनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हमारे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिससे इकोनॉमी का और कंजम्पशन वेलफेयर लेवल बढ़ता है। अब इसी कंसेप्ट को हमने एक डायग्राम के फॉर्म में भी हम दिखाते हैं, और इस डायग्राम में हम क्या दिखाते हैं कि इस पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू रिकार्डो ट्राई टू एक्सप्लेन कि हाउ मच इकोनॉमी गेन थ्रू इट, कैसे गेन मिलता है। अब जैसे हमने एल का फॉर्मेट लिया, अब एक्स एक्सिस पे आई हैव टेकन कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी ऑन वाई एक्सिस। अब जब इकोनॉमी ट्रेड नहीं कर रही है, देयर इज़ नो इंटरनेशनल ट्रेड, तो इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कम रहता है। से फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं कि वो इट इज़ दैट इज़ पी क्यू, ओके, ये है पी क्यू, और इकोनॉमी जो है आइदर इन कैट प्रोड्यूस द कमोडिटी बी ओ पी, और कमोडिटी ए जो है वो ओ क्यू लेवल पे वो प्रोड्यूस कर रहा है। और ये पॉसिबिलिटी है ऑफ कंट्री, किसी भी एक कंट्री का हम सिचुएशन ले रहे हैं जो उनके पास रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, अगर उन्हीं रिसोर्सेस को वो यूटिलाइज करते हैं इन बोथ द कमोडिटी तो दे कैन प्रोड्यूस ओ क्यू ऑफ कमोडिटी ए, ओ पी ऑफ कमोडिटी बी, दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। और सपोज मैक्सिमम हम देख रहे हैं ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है आर, ओके, ये है बिफोर आपका ट्रेड, ये इंटरनेशनल ट्रेड से पहले की सिचुएशन है। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा नहीं बने हैं तो उस इंटरनेशनल ट्रेड से पहले हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कम है, दैट इज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बिफोर ट्रेड, ओके, ये हमारे इंटरनेशनल ट्रेड से पहले की सिचुएशन है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं और उस इंटरनेशनल ट्रेड में आपका इंटरनेशनल प्राइस रेशो इस तरह से हो गया कि आप इसी OQ कमोडिटीज़ में जब आप एक्सचेंज कर रहे हो, इसी OQ को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, लेकिन दूसरी कंट्री से कमोडिटी बी जो है जब आप ले रहे हो तो उसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि वो उनके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, उन्होंने आपको कंपैरेटिव कॉस्ट की वजह से आपको बेनिफिट एंजॉय किया। और आपने देखा कि सपोज़ यही आप सेम आपने देखा, सपोज इट इज सी क्यू, ओके, सपोज इट इज सी क्यू, अब आप एक्सचेंज कर रहे हो ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी और आपको मिल रहा है सामने ओ सी। देखो ये ज़्यादा मिला। अगर हम अपने ही रिसोर्सेज अपनी इकोनॉमी में यूज़ कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है लिमिटेड क्वांटिटी, कमोडिटी बी का भी हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और कमोडिटी ए का भी हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं और किसी एक कंट्री ने अपने स्पेशलाइज प्रोडक्ट जिसमें उसका कॉस्ट कम था उसको ही उसने प्रोड्यूस किया, तो बट नेचुरल उसने क्वांटिटी ए ओ क्यू तो प्रोड्यूस किया ही किया, लेकिन उसके सामने उसको कितना क्वांटिटी मिला, ओ सी का, तो ये एक उसको बेनिफिट मिला। अब इस बेनिफिट पे रिकार्डो ने सपोज़ ये पॉइंट उसने कंसीडर किया
बाय द इंडिफरेंस कम्युनिटी कर्व, उसने लिया। ओके, ये इंडिफरेंस कम्युनिटी कर्व जो है, इंडिफरेंस कम्युनिटी कर्व, ये उसने लिया ना। इस लेवल पे हमें क्या दिख रहा है, सपोज अगर हम देख रहे हैं इस एस पोजीशन पे, दे आर एंजॉइंग द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ओके, ना ये इस इंटरनेशनल प्राइस रेशियो की वजह से हमने देखा कि ये पीपीसी का जो है वो इस पोजीशन में देख रहा है सी क्यू की तरफ। नाउ अब हम इस लेवल पे वी आर एंजॉइंग मोर बेनिफिट, अब हमें बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। वी आर ओनली एक्सचेंजिंग अवर कमोडिटी ए दैट इज़ ओ क्यू विद द एक्सचेंज ऑफ मोर कमोडिटी। अब इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल बढ़ा। अब आपकी इकोनॉमी में जब कंजम्पशन लेवल बढ़ा तो क्या होता है, इकोनॉमी जो है वो अपने काफ़ी डोमेस्टिक जितने भी फैक्टर्स हैं उनको यूटिलाइज कर देती है और अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी और बढ़ाने लगती है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वहाँ से लिया तो उन्हें भी तो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़ा के और दूसरे कंट्रीज़ को देनी है। तो जब उनके इकोनॉमी में हम रिसोर्सेज को जब हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हमने लेबर को अच्छा यूटिलाइज़ किया, हमने टेक्नोलॉजी को अच्छा हमने यूटिलाइज़ कर लिया, हमारी क्वालिटी ऑफ इनपुट और क्वालिटी ऑफ लेबर धीरे धीरे बढ़ते गए क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो पीपीसी कर्व है वो सेम इसी लेवल पे आगे निकल जाता है। सपोज इट इज़ ए बी, जब इस लेवल पे हो जाता है तो हमें मिलता है एक नया इक्विलिब्रियम टी। अब ये पूरा थॉट एक्चुअली रिकार्डो का नहीं था। रिकार्डो ने हमें क्या बताया था, रिकार्डो ने हमें बताया था कि जब भी इकोनॉमी इस तरह से गेन रिसीव करती है और उसे गेन क्या मिलता है, वही कमोडिटी ए ओ क्यू दे के उसे मिला ओ सी। तो इस तरह का गेन पे उसका इक्विलिब्रियम लेवल जो था वो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व पे हमें किस लेवल पे मिला, एस पे मिला, बराबर। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट था माल्थस, माल्थस ने कहा कि रिकार्डो ने काफ़ी ओवर एस्टिमेट कर दिया गेन, कभी कभी एक्चुअली उतने गेन्स नहीं मिल पाते हैं जितना हम सोचते हैं या यहाँ पे हमने दिखाया। कभी कभी हम लोग वो जो रिसोर्सेज हैं जब हम अपनी इकोनॉमी में यूटिलाइज़ करते हैं तो वो जो गेन है वो गेन हम लोग इस लेवल पे नहीं, थोड़ा हम अपनी इकोनॉमी में जब उसी कमाए हुए पैसे में से जब हम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करते हैं, हमने अपने रिच लेबर्स को, अपने रिच इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को बेटर यूटिलाइज कर दिया, नो डाउट हमने जो है काफ़ी गेन हमने रिसीव किया, गेन मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड से, लेकिन उतना नहीं जितना रिकार्डो ने कहा। तो इस तरह से माल्थस ने उसको कहा कि ये जो गेन जो है वो कम है। फिर इसी माल्थस के जो जजमेंट था उसको जो दूसरे इकोनॉमिस्ट थे दैट इज़ रोनाल्ड फिंडले, उसने भी सजेस्ट किया और उसने कहा अगर हम इस इंडिफरेंस कर्व को देखते हैं तो हमारा जो पीपीसी कर्व है ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड ये पैरेलल आगे निकल जाता है। ये जब पैरेलल आगे देखते हैं ए बी कर्व तो ये है पीपीसी कर्व आफ्टर ट्रेड, ये ट्रेड के बाद हमें दिखता है। इससे क्या हो जाता है, वी विल ट्राई टू रीच एट द अबव इक्विलिब्रियम लेवल, यानी हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ने लगती है क्योंकि हमने अपने रिसोर्सेज को बेटर एलोकेट किया है, यूटिलाइज किया है और बहुत गेन होता है। जैसे हम इंटरनेशनल लेवल का हिस्सा बनते हैं तो बहुत तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र होते हैं, जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी इफ़िशेंट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न वो बदलते हैं, मैनेजमेंट के तरीके स्ट्रैटेजीज वो बदलती हैं, तो ओवरऑल गेन मिलता है। दैट इज़ वाई जो पीपीसी का है वो शिफ्ट हो जाता है आगे। तो ये बेनिफिट भी हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन जनरली हम उसे कहते हैं रिकार्डो की थियरी। ओके बच्चों, तो ये आपको दिखाई देगा कि एक रिकार्डो की थियरी है। इस रिकार्डो की थियरी में हम क्या देखते हैं बच्चों, कि ये जो कमोडिटी ए है जो हम अपनी इकोनॉमी में प्रोड्यूस कर सकते हैं और कमोडिटी बी है दैट इज उसका लेवल है ओपी, अगर हम ट्रेड का हिस्सा नहीं बनते हैं तो वी आर हैविंग द लेस एबिलिटी। लेकिन जैसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड का हिस्सा बनते हैं तो वी कैन एक्सचेंज अवर गुड्स, और हमें कंपैरेटिव कॉस्ट की वजह से हमने ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ ए दिया लेकिन हमें मिला ओ सी, हमें ज़्यादा मिला और हम इस लेवल पे थे।
लेकिन वही रिसोर्सेज जब आपकी इकोनॉमी में कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रहे थे और हमने इकोनॉमी में अपने भी प्रोडक्शन लेवल और इन्वेस्टमेंट लेवल को बढ़ाया, तो वही टेंजेंट लेवल पे आपका पीपीसी का अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। फिर हम एक नए इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं, दैट इज़ टी लेवल। ये इक्विलिब्रियम हमें दिखाता है एक नया पीपीसी का, दैट इज़ आफ्टर इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो हम में भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ी, हम में भी इकोनॉमी में, ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में सच में दिखा है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ ऐसे ही बढ़े हैं। उन्होंने जो चीज़ें पहले इंपोर्ट की वो धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी में जैसे ही रिसोर्सेज आने लगे, न्यू टेक्नोलॉजी का नॉलेज उन्हें मिलने लगा, उनके रिसोर्सेज की क्वालिटी बढ़ी, उनके लेबर की इफ़िशेंसी बढ़ी, तो वही सब चीज़ें वो प्रोड्यूस करने लगे जो पहले बाहर से इंपोर्ट करते थे। तो ये भी तो एक गेन है। तो ये सब गेन्स हैं जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है, ज़्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है उनकी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती हैं। तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन और कंजम्पशन का बेनिफिट हमको बच्चों मिलता है। क्लियर बच्चों? तो ये है सेकंड गेन। फर्स्ट गेन था गेन्स ड्यू टू कॉस्ट का डिफरेंस, जिसमें आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, ये भी फ़ायदा रहता है। थर्ड है दैट इज़ डायनामिक गेन। अब ये बहुत इजी है, क्योंकि एल्सवर्थ ने ये अप्रोच दिया था कि जो रिकार्डो की थियोरी है ये एक स्टैटिक इकोनॉमी है, क्योंकि वॉट एवर अजम्पशंस वर टेकन बाय द रिकार्डो वो दिखाता है कि प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न, ओके। और लेबर को ही उन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर करके यूज़ किया था, और वो होमोजीनियस भी है, और स्पेशली एट दैट टाइम इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है, यानी प्रोडक्ट मार्केट हो, फैक्टर मार्केट हो, वहाँ पे गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं, या फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस थी, अजम्पशंस थी, जो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी स्टैटिक है। लेकिन आप मॉडर्न इकोनॉमी ऑब्जर्व करो बच्चों, वो डायनामिक है। उस डायनामिक इकोनॉमी में हम देखते हैं कंटिन्यूस जो इकोनॉमी ज़्यादा इनोवेटिव चेंजेस लाती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, यू विल सी दैट प्रोडक्टिविटीज़ गो ऑन इंक्रीजिंग। आपका जो लेबर है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। आपकी टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। इसके लिए वो होते हैं डायनामिक गेन्स। जो इकोनॉमी डिफरेंट इनोवेटिव चेंजेस लाती है, स्ट्रैटेजीज लाती हैं, इससे क्या होता है, आपकी इकोनॉमी में जो वर्किंग कल्चर है, आपकी जो टेस्ट है, न्यू टेस्ट डेवलप होती है, न्यू रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, न्यू जो आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट होती हैं। तो ये सब क्या है, डायनामिक गेन्स। और ये डायनामिक गेन्स जो है वो इकोनॉमी एंजॉय करती है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम अपने इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं। कभी एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे हमने कहा चेंजेस आते हैं, कभी ऑर्गेनाइजेशन में हम चेंजेस स्ट्रैटेजीज न्यू अडॉप्ट करते हैं। वी आर लर्निंग फ्रॉम द डिफरेंट इकोनॉमी। या इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो अपनी इकोनॉमी में लाते हैं, तो डिफरेंट रिसोर्सेज उनकी डिमांड हो जाती हैं। टेस्ट में हमारे टेस्ट और प्रेफरेंस चॉइस में उसमें काफ़ी चेंजेस आने लगती हैं। तो ऑल दीज चेंजेस विल मेक अवर इकोनॉमी डायनामिक, और उसी डायनामिक गेन्स का हमें बेनिफिट मिलता है। तो ये एल्सवर्थ का अप्रोच था। तो ओवरऑल हमने देखा डिफरेंट गेन्स। वो डिफरेंट गेन्स क्या हैं, आपके रिकार्डो अप्रोच के दो गेन्स, दैट इज़ गेन्स ड्यू टू कॉस्ट का डिफरेंस, और दूसरा इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। जब आप कॉस्ट का डिफरेंस बताओगे तो विथ एग्जाम्पल, और जब आप इंक्रीज इन प्रोडक्शन और कंजम्पशन दिखाओगे तो विथ डायग्राम। और जो ये थर्ड डायनामिक गेन है दैट यू हैव टू शो विद द वन सिंपल पैराग्राफ, जो एल्सवर्थ के थॉट के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि उनका कहना था आजकल इकोनॉमी डायनामिक है, उसमें हम काफ़ी चीज़ें जो हैं हम हर सेक्टर में चेंज होते हुए देखते हैं। जितने भी न्यू चीज़ें कंसेप्ट हमारे इकोनॉमी में आते हैं, चाहे वो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना हो, या सर्विस सेक्टर को हमें काफ़ी बढ़ाना हो, क्योंकि सर्विस सेक्टर आपके इकोनॉमी को काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हर सेक्टर में हर इकोनॉमी, खास करके डेवलपिंग इकोनॉमी, दे विल ट्राई टू ब्रिंग मोर एंड मोर इनोवेटिव चेंजेस इन देयर सर्विस सेक्टर।
तो इससे आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी लेवल बढ़ता है, ओवरऑल आपकी इकोनॉमी में काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं। सो ऑल दीज बेनिफिट्स आर एंजॉयड ड्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड। ओके बच्चों, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो हमने बहुत ही ईजिली समझा। ओके बच्चों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.